हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ या मैटर, इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं। पदार्थ का मतलब क्या है? प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी ऐसी चीज जो हमें दिखाई दे रही है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ या मैटर। फॉर एग्जाम्पल, ये हथौड़ा रखा हुआ है, ये गिलास रखा हुआ है, ये चेयर रखी हुई है, मैं हाथ में मार्कर लिए हुए हूँ, सामने बोर्ड है। ये सब कुछ क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ में केवल दो चीजें ध्यान रखी जाती हैं। पदार्थ की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता है कि यह स्थान घेरता हो। क्या घेरता हो? स्थान घेरता हो। कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जिस जगह पे रखी होती है, वह उतने एरिया को कवर कर लेती है। मतलब उस स्थान पर अब हम कोई दूसरी वस्तु नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि वस्तुएं स्थान घेरती हैं। दूसरा जो है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान या मास होना चाहिए। कोई भी वस्तु हो, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है। यदि किसी वस्तु में दो चीजें हैं, वह स्थान घेरती है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसका मतलब यह है कि वो क्या है? पदार्थ है या मैटर है। अब बात आती है पदार्थ की अवस्थाओं की। पदार्थ की अवस्थाएं, हम जितने भी पदार्थ अपने आसपास देखते हैं, वो मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में होते हैं। तो कह सकते हैं हम कि पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड कह सकते हैं। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड स्टेट। और तीसरी अवस्था है गैसियस स्टेट, यानी कि गैसीय अवस्था। पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी दो अवस्थाएं हैं, उनके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं हैं। अब तीनों अवस्थाओं में किसी भी पदार्थ के अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। अणुओं की व्यवस्था के लिए हम सामने एक डायग्राम देख रहे हैं। ये पहली अवस्था है ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट। इसमें हम देखेंगे किसी पदार्थ के जो अणु होते हैं वो एक नियमित विन्यास में व्यवस्थित होते हैं, और इनके मध्य जो अंतराकाशीय स्पेस, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, दो अणुओं के मध्य जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, या कहना चाहिए नगण्य होता है। इसके कारण जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, यानी कि रिजिड होते हैं। इसके बाद हम दूसरी अवस्था में आते हैं। दूसरी अवस्था आपकी कौन सी है? लिक्विड स्टेट, यानी कि द्रव अवस्था। इस अवस्था में देखेंगे कि अणुओं का जो विन्यास होता है ठोस की अपेक्षा कुछ कैसा होता है? अणु इधर उधर वितरित रहते हैं, इनका कोई निश्चित विन्यास नहीं होता है। तो निश्चित विन्यास न होने के कारण ये इनकी ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, यानी कि इनमें अणु बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं होते, और इनके मध्य अणुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है वो ठोसों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। तीसरा आता है गैस, यानी कि गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में देखेंगे, पहली अवस्था में देखा ठोस के जो अणु हैं वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल व्यवस्थित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनके मध्य जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरा है ठोस की अपेक्षा जो द्रव के अणु हैं वो कैसे होते हैं? इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जिसके कारण इनमें क्या होता है? इनके मध्य जो बंध बनते हैं, बॉन्डिंग जो होती है, वो ठोस की अपेक्षा कमजोर होती है। तीसरी अवस्था जो गैसीय है, इसमें जो अणुओं के मध्य दूरी है, वो देख रहे हैं आप डायग्राम में, तरल की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ गई है, और इनके मध्य जो बंध होते हैं वो और भी कमजोर होते हैं। अणुओं की व्यवस्था के आधार पर हम देखते हैं कि क्या इन तीनों अवस्थाओं में पदार्थ की आकृति कैसी होती है, और यह आकृति किस बात पर निर्भर करती है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सॉलिड में जो अणुओं की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल पास पास होती है। पास पास से मतलब यहाँ पर अणु एक दूसरे से
मजबूत बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण ये अणु इधर उधर भाग नहीं पाते हैं और इनकी जो स्थिति होती है कैसी होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। मतलब इनकी आकृति, ठोसों की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, रिजिड होते हैं। इसीलिए ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। दूसरा, जब हम लिक्विड स्टेट में बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट में जो अणु होते हैं, अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पर होते हैं। दूरी पर होने का कारण ये है कि इनके मध्य जो बंध होते हैं, बंध ठोस की अपेक्षा कमजोर होते हैं। इनकी बॉन्डिंग ठोस की अपेक्षा बहुत कमजोर होती है। इसके कारण इन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा ज्यादा होने से अणु इधर उधर भागने का प्रयास करते हैं। इस कारण इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, फिक्स नहीं होती है। ये जिस पात्र में रखे होते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम आते हैं, गैसीय स्टेट में जो अणुओं की व्यवस्था होती है, उन इन दोनों की तुलना में देखें तो अणु और भी ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं और ये आपस में इतने कमजोर बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इनके मध्य जो बंध होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं और इनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये अपने मन से किसी भी दिशा में भागने लगते हैं। इसीलिए गैस का कोई आकार नहीं होता है, आकार द्रव का भी नहीं होता है, लेकिन इसकी तुलना में गैस के अणु और भी ज्यादा दूर होते हैं और इनकी गतिज ऊर्जा भी कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस कारण गैसें क्या होती हैं, ठोस और द्रव की तुलना में और भी ज्यादा विरल होती हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों की परिभाषाओं की। यदि हम इनको परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे, या इनमें अंतर करना चाहें तो हम इनमें अंतर कैसे कर सकते हैं। हम ठोस, द्रव, गैस तीनों को अलग अलग बांट लेते हैं। एक तरफ हमने ठोस लिख दिया, दूसरी तरफ द्रव लिख दिया और तीसरा है गैस। दो फैक्टर हैं जो इनको अलग अलग करते हैं। पहला है आकार और दूसरा है आयतन। क्या है फैक्टर, पहला है आकार और दूसरा फैक्टर क्या है, आयतन। अब जब हम बात कर रहे हैं ठोस की, तो ठोस का जो आकार होता है वो कैसा होता है, स्थिर होता है, मतलब बदलता नहीं है। इनकी स्थिति कैसी होती है, बिल्कुल रिजिड या कठोर होती है। दूसरी है आयतन। ठोसों का आयतन भी क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, यानी कि बदलता नहीं है। तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है पहले से ही, उनको हम क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव की। तो द्रव में आकार अनिश्चित होता है, मतलब द्रवों का कोई आकार नहीं होता है। ये जिस पात्र में भर दिए जाते हैं ये उसी पात्र का आकार ले लेते हैं। दूसरा जो फैक्टर आता है आयतन, तो द्रवों का जो आयतन होता है, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, इसको कैसे समझेंगे, यदि आधा गिलास पानी लिया है हमने तो वो आधा का आधा गिलास ही रहेगा। यदि हम उस आधे गिलास पानी को किसी दूसरे पात्र में रख लेंगे तो उसका विस्तार नहीं होगा। आधा गिलास पानी कैसा रहेगा आपका, आधा गिलास ही रहेगा। उसका आयतन कैसा होता है, फिक्स होता है। तो हम द्रवों को परिभाषित कर सकते हैं, द्रव क्या होते हैं या लिक्विड क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन, आकार में देखेंगे कि आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, द्रव पदार्थ कहलाएंगे। तीसरा आता है गैस। तो गैसों का भी कोई आकार निश्चित नहीं होता, मतलब गैसों का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और सबसे बड़ी बात, गैसों का आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। मतलब गैसें क्या हैं, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। या ऐसी अवस्था कैसी है, गैसीय अवस्था कहलाती है।
चलिए, अब हमने बात की पदार्थ की अवस्थाओं की, तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं? 3 हैं, वो हमने देख लिया है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी? पदार्थ के जो कण होते हैं उनके गुणों की। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि कोई भी पदार्थ होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों को सामान्य रूप से नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। दूसरी बात, पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से पहले स्थान पर, यानी कि वो जिस स्थान पर है वहीं गति करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, या किसी पात्र में रखे हैं तो वो उसकी दीवारों से टकराते रहेंगे। इसके बाद तीसरी जो बात है इनकी सबसे विशेष बात, तीसरी विशेष बात क्या है कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी पीछे मैंने बंधों की बात की थी, मतलब प्रत्येक कण जो है वो एक दूसरे को एक आकर्षण बल से बांधे हुए रहता है। ठोसों में ये जो आकर्षण बल होता है वो अत्यधिक होता है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में थोड़ा कम होता है, और द्रवों की अपेक्षा गैसों में और भी कम होता है, जिसके कारण इनकी गतिज ऊर्जा क्रमशः ठोस, द्रव और गैस में बढ़ती जाती है, जिसके कारण इनका आकार अनिश्चित होता जाता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्या किसी पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है? और यदि बदला जा सकता है तो कैसे? इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे, ये हमने 3 प्रकार के पदार्थ रखे हैं, यहाँ ठोस रखा है, यहाँ गैस रखा है, और यहाँ क्या रखा है? द्रव। क्या ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, या द्रव को गैस में बदला जा सकता है, या ठोस को गैस में बदला जा सकता है? तो हाँ, इनके लिए अलग अलग कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यदि ठोस को द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? संगलन या गलना। इसी का जस्ट उल्टा, यदि द्रव को हम ठोस में बदल रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? जमना। इसके बाद जमना यानी कि फ्रीजिंग। इसके बाद यदि द्रव को गैस में बदल रहे हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। जबकि इसी का उल्टा यदि हम देखें, यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अब बात आती है, क्या ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो सकता है? तो हां, ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो सकता है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। डायरेक्ट गैस का मतलब ठोस को पहले द्रव में बदलना चाहिए, फिर द्रव से गैस में परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट गैसीय अवस्था में आ जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसी का उल्टा, यदि कोई गैसीय अवस्था का पदार्थ द्रव अवस्था में आए बिना ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को भी हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो चलिए, आपने यहां पे 5 क्रियाएं देखी हैं। पहली है वाष्पीकरण। जब द्रव किसी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। जब गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद जब कोई ठोस गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव अवस्था में आए तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा, यदि कोई गैसीय पदार्थ डायरेक्ट ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए बिना द्रव अवस्था में आए तो इस क्रिया को भी हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ये 3 रिएक्शन हो गई। और इसके बाद हम बात करेंगे, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संगलन या गलना, या कह सकते हैं कोई पदार्थ गल रहा है, जैसे बर्फ गल के जल में परिवर्तित हो जाए। उसके जस्ट उल्टा देखेंगे हम कि कोई पदार्थ द्रव अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित हो जाए? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। इनको हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। पहला है गलन यानी मेल्टिंग, ठोस का द्रव में परिवर्तित होना। इसका उदाहरण क्या है? बर्फ। बर्फ से क्या बन रहा है? पानी। दूसरी रिएक्शन है आपकी इवेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण।
वाष्पीकरण का मतलब जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को हम वाष्पीकरण या वेपोरेशन कहते हैं। उदाहरण है आपका वाटर से क्या बन रही है, वेपर बन रही है, यानी कि पानी किस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है। तीसरा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने बताया जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है कैम्फर यानी कि कपूर। कपूर को आप थोड़ी देर के लिए खुला रख दीजिए, कपूर देखने में ठोस होता है, थोड़ी देर जैसे ही रखेंगे तो देखते ही देखते वो गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब वो हवा में उड़ जाएगा, यानी कि ठोस अवस्था से डायरेक्ट कहां पहुंच गया, गैसीय अवस्था में पहुंच गया। इसका और दूसरा एग्जांपल है नेप्थलीन। नेप्थलीन के साथ भी यही होता है, नेप्थलीन भी ठोस अवस्था से डायरेक्ट कैसा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसीय अवस्था में। उसके बाद हम बात करते हैं संघनन यानी कि कंडेंसेशन। जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा होता है तो इस क्रिया को हम संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है भाप। भाप को ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर वो संघनित होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीजिंग यानी कि जमना। जब कोई तरल पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। पानी को आप फ्रिज में रखेंगे तो कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यहां पे हमने ये पांचों चीजें देखी, गलन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन और ठोसकरण या फ्रीजिंग। ये क्रियाएं होती कैसे हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे कि इन क्रियाओं को जो चीजें प्रभावित कर रही हैं वो है मुख्य रूप से, पहला है ताप यानी कि टेम्परेचर और दूसरा है दाब यानी कि प्रेशर। ताप और दाब में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के। हम केवल अभी उसकी अवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अवस्था परिवर्तन केवल और केवल ताप और दाब में परिवर्तन करके किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि अवस्था परिवर्तन के लिए किसी पदार्थ में ताप और दाब का कैसा प्रभाव पड़ता है। तो पहला है अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। जब हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं मतलब हम उसको क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, या सामान्य भाषा में बोला जाए तो उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से उसके अणु क्या होंगे, और तेजी से दूर भागेंगे। और जब तेजी से दूर भागते हैं अणु तो क्या होता है, उनका गति तेज होने से उनके बीच का जो आकर्षण बल है, हमने यहाँ पे दो अणुओं की बात करें अगर, तो दो अणुओं को हमने क्या किया, थोड़ा सा गर्म किया, और गर्म करने के पश्चात इनकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और ये तेजी से कहां भागेंगे, चारों दिशाओं में भागने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही ये चारों दिशाओं में भागने का प्रयास करेंगे तो इनके मध्य जो बल होगा या बॉन्डिंग जो होगी, बंध होगा, वो क्या होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जैसे ही फ्री होंगे तो ये दूसरी अवस्था में पहुंच जाएंगे। ठोस के अणु बिल्कुल कैसे थे, जुड़े हुए थे एक दूसरे से, उनके मध्य बंध बहुत ज्यादा मजबूत थे। जैसे ही हमने उनको गर्म किया, उनका ताप बढ़ाया तो क्या हो गया, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी और अणु एक दूसरे से अलग होकर भागने लगे। और अलग होकर भागने लगे मतलब वो किस अवस्था में पहुंच गए, ठोस से द्रव अवस्था में। क्योंकि हमने पीछे देखा है कि द्रव अवस्था में जो अणुओं का विन्यास होता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होता है। तो अवस्था परिवर्तन पे ताप के प्रभाव को हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है, अणु दूर दूर होते हैं। मतलब यदि हम ठोस का ताप बढ़ाएंगे तो ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सामान्य तौर पर उदाहरण भी देख सकते हैं आप, बर्फ है, बर्फ को आप क्या करिए, गर्म करिए। बर्फ अभी ठोस अवस्था में है, जैसे इसका ताप बढ़ाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा है पानी। इसी पानी को हम देखें, पानी द्रव अवस्था में है, इसका जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ताप बढ़ाने से गैस पदार्थों की
जो अवस्था है वो परिवर्तित की जा सकती है। इसके बाद है दाब का प्रभाव। ठीक ताप की ही तरह हम दाब का प्रभाव भी देखेंगे कि दाब बढ़ाने या घटाने पर पदार्थों की अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन में दाब का प्रभाव। दाब का सामान्य अर्थ है किसी भी पदार्थ को या वस्तु को दबाना। जैसे ही हम पदार्थ को दबाते हैं, मान लो हमने यहां पर क्या रखा है, अणुओं को रखा है, किसी पदार्थ के ये अणु रखे हुए हैं और इस पर हम क्या करें, एक प्रेशर लगाएं। प्रेशर लगा के हम इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे। तो जैसे ही हम दबाएंगे तो ये अणु क्या होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जाएंगे मतलब क्या होंगे, ये पास पास आएंगे। और जैसे ही ये अणु पास पास आएंगे तो वापस अपनी पीछे वाले उसमें चलते हैं कि हमने क्या बताया था कि अणुओं की जो व्यवस्था होती है पास पास किस में होती है, ठोस में होती है। तो यदि हम द्रव के अणुओं को दबा रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यदि हम गैस के अणुओं को दबा रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब सीधा सीधा सा ये है कि दाब बढ़ाने पर गैसें जो होती हैं वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं और जो द्रव होता है वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है आपका एलपीजी। एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो गैसीय अवस्था में होती है। सामान्य तौर पर आप देखते हैं घरों में जो सिलेंडर होता है उसको यदि आप भरी हुई गैस को हिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड। असल में वो लिक्विड ही है। वो जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। कैसे हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, गैस के अणुओं को बहुत अधिक दाब में क्या किया जाता है, दबाया जाता है, जिसके कारण वो लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होने के बाद ही इसको हम सिलेंडर के अंदर भर पाते हैं। दूसरा है आपका ड्राई आइस। ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ। यहां से क्वेश्चन बनता है शुष्क बर्फ किसको कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पे ताप और दाब अलग अलग परिवर्तित करने पर ये अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करते। अब ये ताप और दाब को अलग अलग परिवर्तित करने पर अवस्था परिवर्तित नहीं करते हैं, तो इनकी अवस्था परिवर्तन के लिए क्या करना होगा। इनकी अवस्था परिवर्तन के लिए ताप और दाब को दोनों को एक साथ अप्लाई करना होता है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और अणु दूर दूर होते हैं। घटाते हैं तो गतिज ऊर्जा कम होती है और अणु क्या होते हैं, पास पास आते हैं। यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब को बढ़ाने से क्या होता है, अणु पास पास आते हैं यानी कि संघनित होते हैं। और दाब घटाते हैं तो अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। अवस्था परिवर्तन में ताप के प्रभाव और दाब के प्रभाव, इन दोनों के अलग अलग प्रभावों के बाद हम बात करेंगे ताप और दाब के संयुक्त प्रभाव की। संयुक्त प्रभाव से मतलब यहां पर क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए अकेले ताप में परिवर्तन या अकेले दाब में परिवर्तन काफी नहीं होता। इसके लिए ताप और दाब दोनों को एक साथ अप्लाई किया जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, संयुक्त प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शुष्क बर्फ। क्या, शुष्क बर्फ। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है शुष्क बर्फ क्या होती है। तो शुष्क बर्फ जैसा कि नाम से लग रहा है, शुष्क मतलब सूखा और बर्फ मतलब आप जानते ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ठोस CO2 होती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 बनाने के लिए ताप और दाब को एक साथ अप्लाई किया जाता है। ताप और दाब को एक साथ अप्लाई कैसे करते हैं, पहले CO2 में हम क्या करते हैं, ताप को कम करते हैं जिससे कि वो लिक्विड अवस्था में आ जाती है। ताप को कम करने के साथ साथ दाब को बढ़ाते हैं। तो ताप को घटाने और दाब को बढ़ाने से CO2 द्रव अवस्था में आ जाती है। और जैसे ही CO2 द्रव अवस्था में आती है तो अचानक से दाब को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे कि निर्माण होता है किसका, शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम यहाँ पे देख लिए कि ताप और दाब का संयुक्त प्रभाव क्या है। जब पदार्थ को ताप
या दाग अलग अलग प्रभावित ना कर पाए तो दोनों को एक साथ अप्लाई करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अभी हमने चर्चा की अवस्था परिवर्तन में जब कोई जब कोई द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं या वेपोराइजेशन कहते हैं। उदाहरण, जल को हम जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण को कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रभावित करती हैं, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है तापमान यानी कि टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब द्रव तेजी से वाष्प में परिवर्तित होगा। दूसरा है सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हम कपड़े सुखाते हैं गर्मियों में, तो कैसे सुखाते हैं, यदि कपड़े को समेट के रख देंगे तो बहुत लंबे समय तक गीला रहता है, और यदि हम कपड़े को फैला दें, फैलाने से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण कपड़े बहुत तेजी से सूखते हैं। तीसरा है हवा की गति। हवा की गति से मतलब क्या है, यहाँ पर यदि हमने किसी पदार्थ को वाष्पीकृत करना है और वहां पे हवा तेज चल रही है, जैसा हमने कहा कपड़ों को सुखाने की, यदि हमने कपड़े को हवा में टांग दिया है और वहां पर हवा तेज चल रही है तो जो द्रव के अणु हैं वो क्या होंगे, हवा के साथ तेजी से बह जाते हैं, और तेजी से बह जाएंगे तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, कपड़े जल्दी हो जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे। चौथा है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। यदि वातावरण में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होती है या नमी की मात्रा ज्यादा होती है तो वाष्पीकरण की जो दर होगी वो क्या होती है, कम होती है। यहां पर जो डायग्राम दिख रहा है आपको, पहला जो एरो ऊपर है इसको देखेंगे, तापमान बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण बढ़ रहा है, ये एरो भी कैसा है, ऊपर है। दूसरा सतही क्षेत्रफल अगर बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण भी कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि बढ़ रहा है। हवा की गति यदि बढ़ रही है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ रही है। लेकिन यदि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है यानी कि आर्द्रता बढ़ रही है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, बारिश के मौसम में कपड़े बहुत धीमी गति से सूखते हैं। क्यों सूखते हैं धीमी गति से, क्योंकि वातावरण में नमी पहले से होती है, और नमी होने के कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कपड़े बारिश के मौसम में धीमी गति से सूखते हैं। इस टॉपिक से जो और क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो बनते हैं तापमान की इकाई परिवर्तन। तापमान का इकाई परिवर्तन सामान्य रूप से हम देखते हैं तापमान को डिग्री सेल्सियस में। दूसरा पैमाना जो है तापमान का वो है केल्विन, और तीसरा पैमाना है फ़ारेनहाइट। तीनों में तापमान की जो इकाई है एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सेल्सियस को हम केल्विन में बदलना चाहें, यदि तापमान सेल्सियस में दिया हुआ है उसको केल्विन में परिवर्तन करना चाहें तो उसका जो फॉर्मूला है वो है K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस में जितना तापमान दिया हुआ है उसमें हम 273 प्लस कर देंगे तो तापमान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें, तो 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए K बराबर डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, प्लस कितना है 273, तो केल्विन का मान कितना आ जाएगा 273 और 10 283, 283 केल्विन। सामान्य रूप से केवल आपको याद क्या करना है, यदि सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है तो सेल्सियस में 273 प्लस करेंगे तो तापमान किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। दूसरा परिवर्तन है केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तापमान केल्विन में दिया हुआ है और उसको सेल्सियस में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस बराबर K - 273। तापमान हमें केल्विन में दिया हुआ है, सेल्सियस में निकालना है, तो सीधा सीधा सा है, केल्विन में जितना तापमान दिया हुआ है उससे 273 माइनस करना है, तो आपका जो तापमान होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में।
मान लो एग्जाम्पल है 100 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें। फॉर्मूला रखेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। के कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, माइनस कितना करेंगे 273, आंसर आएगा आपका कितना -173 डिग्री सेल्सियस। सीधा सीधा सा है आपका, केवल इतना याद रखना है तापमान का जो यूनिट है वो बदल जाएगी। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए सीधा सीधा सा के -273 बस याद रखेंगे, आंसर अपने आप निकल आएगा। इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसका जो अगला वीडियो है उसमें हम इस चैप्टर के या कहना चाहिए इस टॉपिक के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे कि कोई चीज या कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे आ रहा है, क्योंकि विज्ञान को हमेशा समझा जाता है ना कि रटा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके।